राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू। और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ मशहूर नाटककार, ब्रॉडकास्टर और लेखक भारत रत्न भार्गव। भारत रत्न भार्गव नाटककार, प्रसारक और लेखक भारत रत्न भार्गव का जन्म 25 जनवरी 1938 को राजस्थान के जयपुर में हुआ। कई विधाओं में समान रूप से सक्रिय भारत रत्न भार्गव अपनी पीढ़ी के वरिष्ठतम रचनारत लोगों में से एक हैं। स्वभाव से कवि भारत रत्न भार्गव ने हिंदी अध्यापन, रेडियो प्रसारण और रंगकर्म में समान दक्षता हासिल की है। भारत रत्न भार्गव ने आकाशवाणी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, BBC लंदन और रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से अनुभव संचित करके संप्रेषण की दुनिया में एक विश्वस्त स्थान बनाया। उनके अनूदित और रूपांतरित नाटकों में संस्कृत के अनेक क्लासिक नाटक तो हैं ही, समकालीन रंग लेखन को भी उनके स्पर्श से जी उठने का सौभाग्य प्राप्त है। भारत रत्न भार्गव खुद एक सक्षम अभिनेता और निर्देशक हैं। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी से बतौर डिप्टी सेक्रेटरी ड्रामा सेवानिवृत्ति के बाद भारत रत्न भार्गव जयपुर में ही रहते हैं और नाट्यकुलम संस्था के माध्यम से दृष्टिहीन बच्चों का रंगकर्म संचालित करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भारत रत्न भार्गव जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया कि मैं अपनी ज़िंदगी के पिछले दिनों को याद करूं। कड़वी मीठी यादें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ख़ास बात है मेरे लिए। नहीं, हमारे लिए भी बहुत ख़ास बात है क्योंकि करीब करीब 65 वर्षों से ज़्यादा का जो आपका तजुर्बा है इस फील्ड में वो हमारे दर्शकों तक पहुँचेगा। आप ये बताइए कि आपको भारत रत्न भार्गव इतने लंबे नाम के अलावा दोस्त लोग और परिवारजन और किसी नाम से भी बुलाते हैं, छोटे किसी नाम से? भारत। तो भारत जी, आप बताइए हमको कि आपका जन्म किस तरह के परिवार में हुआ और जो आपके परिवार में कितने भाई बहन रहे, आपके पिता का क्या आपके प्रति रवैया रहा और ख़ुद शुरुआती समय में आप का ख्वाब क्या था कि क्या करना है ज़िंदगी में? कभी कुछ आपने सोचा था? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। लगे अगर ईमानदारी से बात करें तो जो परिवार था, जब मैं बहुत छोटा था तो बहुत लाड़ प्यार में वक्त गुज़रा। हमारे दादा परदादा कुछ ज़मीन जायदाद काफ़ी कुछ छोड़ के गए थे। पिताजी अकेले थे, हमारे चाचा ताऊ नहीं थे और हमारे पिताजी ने कोई काम नहीं किया। उस वक्त ऐसा था, आसपास के लोग कह रहे आपको काम करने की क्या ज़रूरत है, बाप दादा इतनी दौलत छोड़ गए हैं, इतनी ज़मीन जायदाद छोड़ गए। तो एक झूठी शान में वो ज़िंदा रहे। धीरे धीरे कर्ज होता गया। तो बचपन में तो हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा, लेकिन जैसे किशोर अवस्था आई तो हमारी मकान बिकने लगे और 5 बहनें हमारी और 4 भाई। 2 बहनें बड़ी थीं, सबसे बड़ी,
उनकी शादी जब हुई, उन्हें अपनी शान का, शौकत का बहुत ही ख्याल था, तो मकान गिरवी रख के बेच करके उनकी शादी हुई। तो एक उस वक्त मुझे याद करके थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि हम एक झूठी शान बनाए रखने के लिए हमने अपने ऊपर इतना कर्जा डाल लिया। और फिर जब मैं करीब 20-22 बरस का हुआ तो हमारे पिताजी को लगवा, उसमें हमारी बहुत पैसा हमारा बहुत बर्बाद हुआ और मेरे पिताजी बहुत जल्दी उम्र में चले गए। पिताजी चाहते थे कि नौकरी कर ले जल्दी से। उस वक्त ऐसा महसूस होता था कि कॉमर्स कर लेगा तो कहीं क्लर्क वगैरह हो जाएगा। वो हमारे बुरे बुरे दिनों की बात है। तो मुझे बीकॉम करवाया गया। मेरा कॉमर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, हिसाब किताब वगैरह। लिखने पढ़ने में मेरी शुरू से रुचि रही, लेकिन वो मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आता है। उस वक्त जयपुर में मेरा जन्म हुआ। जयपुर में भी जैसे उस वक्त तरही मुशायरे बहुत हुआ करते थे। एक तरह होती थी, उस पर आपको नज़्म या लिखना होता था और एक कंपटीशन जैसा। उसी तर्ज पर हिंदी में समस्या पूर्ति चलती थी। कोई समस्या बना दी जाती थी और उसकी पूर्ति कीजिए। मैं महाराजा हाई स्कूल में 9वीं या 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था। तो एक ऑल राजस्थान समस्या पूर्ति का कवि सम्मेलन हुआ। उसमें एक समस्या थी, धरती का भगवान आ गया। तो शौक़ तो था मुझे और लोग प्यार भी करते थे, तो वो मैंने समस्या पूर्ति की। उसका कुछ शायद एक आध छंद मुझे याद है। नैनों के 2 अश्रुबिंदु में मचल रहा चीत्कार किसी का, मृत्यु सुखद है जीवन दुष्कर जीवन भी जब भार किसी का, प्यार किसी का मचल रहा है आंसू से जलधार किसी का, व्यथित रुदन बन गान आ गया धरती का भगवान आ गया। मेरी छोटी उम्र थी, ईश्वर की कृपा, फर्स्ट प्राइज़ मुझे मिली और मुझे कुछ मेरे जो गुरुजन थे उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ, प्राइज़ लेकर के आया मैं, कब था, घर से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि उनका, मेरे पिताजी का ख्याल था कि इसे पढ़ना लिखना चाहिए, फालतू की चीज़ें हैं, शायरी वगैरह। खैर, उनके देहांत के बाद मैंने गिरते पड़ते, मैं बीकॉम में मैं 1 साल फेल हो गया। पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था और पैसा कमाना बहुत ही ज़रूरी था। तो मैं, क्योंकि कविता लिखना शुरू कर दिया था, तो एक कवि सम्मेलन में मुझे बुलाया गया। मैं बहुत ही छोटी उम्र का था, 20-22 वर्ष का। तो वहाँ उस कवि सम्मेलन में मेरी कविता सुन कर के, उस वक़्त प्रोड्यूसर थे राजनारायण बिसारिया, जयपुर में आए थे इलाहाबाद से। उन्होंने कविता सुनी और मुझसे कहा कि रेडियो स्टेशन आना। ये 56-57 की बात है। उस वक़्त रेडियो स्टेशन बहुत बड़ी चीज़ होती थी, टेलीविज़न वगैरह थे नहीं, और किसी को अगर मौका मिल जाता था ब्रॉडकास्ट करने का तो अपने नाम के आगे रेडियो आर्टिस्ट लिखा करता था। जब मुझसे कहा गया तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। फिर एक उस वक़्त रसवंती कार्यक्रम चलता था, मैं सबसे छोटी उम्र का था। वहाँ से मेरा मुझे लगा कि कोई सहारा मिला है, तो मैं रेडियो पे ब्रॉडकास्ट करने लगा और आगे पढ़ना मेरा बंद हो गया था। मुझसे कहा गया कि ग्रेजुएशन करो, तो मैं बीकॉम में फ़ेल हो गया था। रो पीट करके मैंने बीकॉम किया किसी तरह से, लेकिन बीकॉम करने के बाद मेरे रास्ते बंद हो गए। एक दिलचस्प रेडियो स्टेशन जयपुर ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। ये 62 की बात है। 62 में चाइनीज़ एग्रेशन, चीन हमला हुआ,
तो उस वक्त रेडियो स्टेशन पे 3 महीने का प्रोग्राम शेड्यूल पहले से बन जाता था। तो जो बना हुआ शेड्यूल था वो तो कैंसिल हुआ, आक्रमण हुआ तो नई चीज़ों की ज़रूरत हुई, तो नए नाटक, नई कविताएं। तो मुझे कुछ सूझा और मैंने एक नाटक, रेडियो नाटक लिखने की कोशिश की। जानते तो थे मैं ब्रॉडकास्ट करने के लिए कविताओं के लिए जाता था, तो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे ड्रामा के, उनसे मैंने कहा कि मैंने एक नाटक लिखा है, ज़रा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, देख लें आप। तो उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम आ जाओ। मैंने सोचा था कि मैं उन्हें स्क्रिप्ट दे दूँगा और फिर वो पढ़ करके मुझे जवाब देंगे। उन्होंने कहा तुम खुद सुनाओ। मैं सुनाने लगा। उनके 1-2 और लोग जो ऑफिसर्स थे वो बैठे हुए थे। तो 5-7 मिनट के बाद वो आपस में एक दूसरे की निगाहों से कुछ बात करने लगे। मुझे लगा कि मैंने बहुत ही घटिया नाटक लिखा है। मैं एकदम रुक गया। मैंने कहा माफ़ कीजिए, लगता है बात नहीं बन रही है। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, सुनाओ सुनाओ, अच्छा है। नाटक ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा कि आप रेडियो का ड्रामा का ऑडिशन दे दीजिए, ये नाटक तो है, अब आप ड्रामा आर्टिस्ट। तो हम ड्रामा आर्टिस्ट हो गए। फिर वहाँ रेडियो के नाटक। उससे पहले मेरे तलफ़ुज़ बहुत ही ख़राब थे, शीन काफ नहीं आते थे। रेडियो ने, और ख़ास तौर से मैं याद आता है मुझे, गंगा प्रसाद माथुर हमारे प्रोड्यूसर थे ड्रामा के, उन्होंने बिल्कुल जैसे घर के बच्चे को गलत बोलना या ज़रूरत को ज़रूरत बोलना, छोटे छोटे अल्फाज में बातचीत में अगर गलत निकल गया तो मैं बिल्कुल एक मास्टर की तरह से और बड़े भाई की तरह से सही करो, गलत नहीं गलत, ज़रूरत नहीं ज़रूरत, ज़रूरत नहीं ज़रूरत। अब धीरे धीरे हमारे उच्चारण साफ़ होने लगे। ड्रामा आर्टिस्ट थे, कविताएं थी, उच्चारण थोड़े साफ़ हुए तो हम अनाउंसर हो गए, कैजुअल अनाउंसर। उस वक्त हमारी दिक्कत थी पैसे की, तो रास्ता थोड़ा सा आकाशवाणी जयपुर की वजह से खुला। फिर मेरी किस्मत, खुशकिस्मती थी कि हमारे एक स्टेशन डायरेक्टर गोपाल दास जी आए। उन्होंने देखा कि ये कविताएं भी लिखता है, नाटक भी लिखता है, नाटक करता है, और वो प्यार करने लगे। उन्होंने कहा तुम एमए करो, तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है, एमए करो। मैंने कहा मैंने कॉमर्स की हुई है, मैं हिंदी में एमए नहीं कर सकता। उस वक्त ज़रूरी था कि आप बीए हिंदी से करें, तभी आप एमए हिंदी से कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा बीए हिंदी से करो। तो मैं अनाउंसर था, मैंने बीए हिंदी से किया। उसमें मेरे 67% मार्क्स आए। 67 उस वक्त बहुत बड़ी बात होती थी, फर्स्ट डिवीज़न। तो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा तुम एमए करो। अब एमए करें तो कैसे करें, क्योंकि उस वक्त एमए करने के लिए ज़रूरी था कि आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें। उस वक्त प्राइवेट नहीं होता था। मैं तब तक मैं स्क्रिप्ट राइटर हो गया था, लिखने पढ़ने में मेरी रुचि हो गई थी, पैसे भी थोड़े ठीक ठीक मिलने लगे थे। तो गोपाल दास जी ने कहा कि अगर तुम्हें नौकरी करना है तो मैं एक तरीक़ा बता सकता हूँ। विविध भारती का पहला ट्रांसमिशन और आखिरी ट्रांसमिशन, 2 ट्रांसमिशन करोगे और दिन में यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो। मैंने कहा ठीक है। मेरा घर था, अभी भी है पुराना घर, जयपुर में आमेर रोड पर, और रेलवे स्टेशन पर आकाशवाणी जहाँ आज भी है वो, और यूनिवर्सिटी जहाँ आज भी है। ये त्रिकोण था शहर का। 7 बजे विविध भारती ट्रांसमिशन शुरू होता था, 6:30 बजे पहुँचना होता था। तो मैं सवेरे 6 बजे निकलता था, चाय वाय पिया, कुछ किया, नहा धो करके निकले, रेडियो स्टेशन पहुँचे, ट्रांसमिशन किया, 10 बजे तक का ट्रांसमिशन। वहाँ से रवाना हुए 10:30 बजे से यूनिवर्सिटी से वापस आए रेडियो स्टेशन, 5 बजे तक की क्लासेस, 6 बजे से ट्रांसमिशन, और रात के 10 बजे 10:30 बजे लास्ट ट्रांसमिशन वो करके घर पहुंचता था। 1 साल मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारा, लेकिन ललक थी, और मेरे जो स्टेशन डायरेक्टर थे बहुत ही प्यार करते थे। जब इम्तिहान वगैरह हो गए, अच्छा उन्होंने मुझे छुट्टी भी सिर्फ 15 दिन की दी थी।
ज़्यादा छुट्टी नहीं दे सकते। जब रिज़ल्ट आने के दिन थे तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया कि तुम्हारा रिज़ल्ट कब आ रहा है? मैंने कहा रिज़ल्ट आजकल में ही आना चाहिए। उन्होंने कहा तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे कितने परसेंट आ जाएगा? मैंने कहा मुझे लगता है कि फ़र्स्ट डिवीज़न के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, 57-58% तक आ जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हारे फर्स्ट डिवीज़न आ जाए तो? मैंने कहा फर्स्ट डिवीज़न अगर आ जाए तो वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा तुम्हारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट का भी फ़ोन आया है मेरे पास, तुमने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। मैं तो, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने कहा क्या आप सच कह रहे हैं? उस वक्त जो मेरे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे, उनके और गोपाल दास जी के बीच में लगातार मुझको लेकर के बातचीत होती थी कि कैसा कर रहा है, ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं रोमांचित हो जाता हूँ अपने बुज़ुर्गों की बात ख्याल करके। फिर उन्होंने कहा कि अब तुम रेडियो की नौकरी छोड़ो, तुम्हें पैसे की तकलीफ़ नहीं होने दूंगा, एमए करो। मैंने रिज़ाइन कर दिया, एमए किया। एमए में अगेन मुझे तब तो टाइम मिल गया था, फर्स्ट डिवीज़न, लेकिन फर्स्ट पोजीशन नहीं आई, सेकंड पोजीशन थी मेरी यूनिवर्सिटी में और मुझे लेक्चरशिप मिल गई। और मेरे दिन, मैं आज महसूस करता हूँ कि अगर गोपाल दास जी जैसा स्टेशन डायरेक्टर जयपुर में नहीं होता तो मेरी क्या स्थिति होती। खैर, उसके बाद रेडियो में मेरा सारी चीज़ें, मतलब मैं सारे सेक्शन, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, हिंदी टॉक्स के लिए, सब के लिए मैं लिखता था। मुझे मज़ा आता था ब्रॉडकास्टिंग में। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकली यूपीएससी के थ्रू। मुझसे सब लोगों ने कहा कि अप्लाई करो, अप्लाई करो। मैंने अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। अब देखिए, दिल्ली में एक्सटर्नल सर्विसेज में मेरी पोस्टिंग हुई दिल्ली में। मैं तैयार था जाने के लिए। फिर मालूम हुआ कि एक्सटर्नल सर्विसेज की बजाय दिल्ली मेन स्टेशन पर मेरी पोस्टिंग हो गई है। तो मैं और भी खुश था। बाद में मालूम हुआ कि स्टेशन डायरेक्टर उस वक़्त थे उबैदुल्ला लतीफ़ बरुआ। बरुआ साहब लाजवाब आदमी। और असिस्टेंट डायरेक्टर थे केशव पांडे, जो जब मैं शुरुआत कर रहा था उस वक्त तो जयपुर स्टेशन पर अनाउंसर थे। जसदेव सिंह और केशव पांडे बहुत ही नामी अनाउंसर थे। वो एएसडी हो गए थे, वो जानते थे थोड़ा सा। तो गोपाल दास जी ऐसी बात कर रहे थे कि देखो ये भारत आया है, अब इसको एक्सटर्नल सर्विसेज में डाल दिया, क्या करेगा? तो उन्होंने पूछा इसे कहाँ होना चाहिए? कि दिल्ली मेन स्टेशन पे। कौन से सेक्शन के लिए? दोनों सेक्शन, हिंदी टॉक्स के लिए भी, ड्रामा सेक्शन के लिए भी। उस वक्त सत्येंद्र शरद थे हिंदी के प्रोड्यूसर ड्रामा के, और गोपाल कृष्ण कौल थे हिंदी के प्रोड्यूसर। तो इन दोनों ने कि ये हमारे यहाँ रहे, हमारे यहाँ रहे। सत्येंद्र जी उस वक्त अलग थे, वो भी जानते थे। नाटक में मेरे कुछ नाटक, कुछ फीचर, एक ख़ास तौर से फैले हुए हाथ बेगर्स पर मैंने जयपुर में किया था, वो नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर्स में हुआ ब्रॉडकास्ट। तो कुछ लोग जान गए थे। सत्येंद्र जी ने कहा कि मुझे चाहिए, तो मैं ड्रामा सेक्शन में आ गया, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। वहाँ पर एक छोटी सी बात, सत्येंद्र जी ने कहा देखो तुम आर्टिस्ट नहीं हो, ड्रामा आर्टिस्ट, तुम्हें नाटक वाटक नहीं करना है, तुम हो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, दफ्तर का काम, तुम्हें नोटिंग करनी आती है कि नहीं आती है? मैंने कहा नहीं आती। वो सीखो, ड्रामा को हाथ मत लगाना। मैंने बिल्कुल जैसे कोई बड़े भाई कहता है उस तरह से मैं लगातार काम करने लगा। मुश्किल से महीना भर हुआ, मैं सीख रहा था नोटिंग वगैरह कैसे करते हैं। एक दिन जो नया शेड्यूल बनाए थे, भारत, हाँ सत्यन भाई एडेप्टेशन करेगा? मैं कुर्सी से उछल गया, क्या कह रहे हैं? हाँ ज़रूर करूँगा। पहला उन्होंने कहा सत्येंद्र शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का काशीनाथ, उसका उपन्यास का एडेप्टेशन, मैं उसमें मैंने वो किया। बरुआ साहब ने मेरी स्क्रिप्ट जो मैं लिख रहा हूँ, टाइपिंग होने से पहले वो स्क्रिप्ट मंगवाई, मैं देखना चाहता हूँ क्या किया है। मुझे तो ये लग रहा था कि डांटेंगे, फटकारेंगे कि ठीक नहीं है। मैंने उनको दिया, दूसरे दिन उन्होंने लौटा दिया।
वो सत्यन जी ने प्रोड्यूस किया। और अगेन मेरे मतलब 1.5 महीना हुआ था ज्वाइन किए हुए, नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्लेस में वो ब्रॉडकास्ट हुआ। प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा था, लेकिन तो मेरी जगह बन गई। मैं बहुत खुश था, बहुत अच्छा काम कर रहा था। ये इमरजेंसी के वक्त तक मैं वहाँ अच्छे तरीके से काम कर रहा था। इमरजेंसी हमारे जो बरुआ साहब थे वो डीडीजी बन गए, और जो केशव पांडे थे वो स्टेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो होकर के चले गए। जब वो जा रहे थे तो मैंने कहा आप भी जा रहे हैं, बरुआ साहब भी डीडीजी बन गए, मैं तो अनाथ हो गया, क्या करूँगा, इमरजेंसी है और बड़ा डर लग रहा था। पांडे जी ने कहा कि मेरे साथ चलेगा। मैंने कहा ले चलिए। उन्होंने कहा सोच ले, सुषमा मेरी पत्नी का नाम, वो जानते थे, अच्छे रिश्ते थे, सुषमा से पूछ लिए, दिल्ली कोई आसानी से छोड़ता नहीं है। मैंने कहा मैंने सोच लिया, फिर भी 3 दिन मैं तो बरुआ साहब उस पर कहूँगा और वो मुझे हाँ ना नहीं करेंगे। मैंने 3 दिन के बाद फिर कहा कि मैं जाऊँगा। इंदौर चला गया। वो बरुआ साहब ने बुलाया, क्यों जाना चाहते हो? मैंने कहा इमरजेंसी, आप भी नहीं हैं, पांडे जी भी नहीं है, पता नहीं कौन लोग आएंगे, काम करने का मज़ा नहीं है। उन्होंने दूसरा क्षण नहीं लगाया, अच्छा जाओ। क्या बात है। मैं सोचता हूँ कैसे कैसे लोग थे मेरी ज़िंदगी में। मैं इंदौर में था उस वक़्त, जो ड्रामा का शेड्यूल था, मैं ड्रामा का प्रोग्राम एक्सिक्यूटिव था, ड्रामा का शेड्यूल जो दिल्ली वाला शेड्यूल था वो मैंने वहाँ पर एडॉप्ट किया और खूब मन लगाकर काम किया। जयप्रकाश चौक से हमारे उस वक़्त कुछ ऐसे मित्र आज तक जिनसे हमारे रिश्ते हैं, वो लेक्चरर थे, उनका शौक़ था, उनसे बातचीत हुई तो एक उन्होंने थीम बताया। मैंने कहा हाँ इस पर नाटक लिखिए। मुझे याद है तीसरी सिम्फनी। वो इंदौर में मैं बहुत नाटक कर रहा था, लेकिन वो पहला नाटक जो नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्लेस में ब्रॉडकास्ट हुआ, और बहुत ही उसमें भी मुझे कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट नहीं मिल रहा था। तो मैंने पांडे साहब जो हमारे स्टेशन डायरेक्टर, उनसे कहा कि मुझे एक आर्टिस्ट की ज़रूरत है, मैं जयपुर से बुलाना चाहता हूँ। जयपुर से रेडियो के लिए नाटक आर्टिस्ट को बुलाना। उन्होंने पूछा किसको बुलाना चाहते हो? मैंने कहा नंदलाल शर्मा, मेरे बहुत अच्छे मित्र, उन्होंने उनके साथ बहुत काम किया था मैंने। तो उन्होंने कहा ठीक है बुला लो। ये एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ, उस वक़्त आकाशवाणी जयपुर तो खैर था ही, लेकिन आकाशवाणी की जो रेडियो नाटक होते थे उनमें काम करने से शख्सियत में कितना ज़्यादा इजाफा या डेवलपमेंट जिसे कहते हैं वो होता था, ये इस बात को मैं नहीं भूल सकता। ओम शिवपुरी, मोहन महर्षि, सुधा शिवपुरी, जो सुधा शर्मा थी, वो सब जयपुर के रेडियो के आर्टिस्ट थे जो अखिल भारतीय स्तर पर इतने कामयाब थिएटर आर्टिस्ट हुए। तो वो ट्रेनिंग मिली हमें, और जो इंदौर में भी काम आई, वहाँ पर भी बहुत अच्छे नाटक किए। और बरुआ साहब ने फिर मुझे इंदौर से BBC लंदन भेज दिया एज प्रोड्यूसर हिंदी प्रोग्राम्स। पांडे जी ने कहा BBC जाए, बुला करके BBC जाएगा। मेरे समझ में नहीं आई कि BBC जाएगा क्या मतलब क्या है। मैंने कहा मैं समझा नहीं, BBC भेज दूँ? मैं उनके शब्द अभी भी मुझे याद आते हैं। मैंने कहा हाँ ज़रूर भेजिए। कहने लगे बरुआ साहब का भी फ़ोन आया था, उन्होंने रिकमेंड किया है। मैंने कहा कि मैं ड्रामा में बहुत पुअर हो जाऊंगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी की बात है, मैं उसे रिलीव कर दूंगा। वहाँ से मैं BBC इंदौर स्टेशन से मैं BBC गया, और जो बरुआ साहब ने जिस तरह से रिकमेंड किया मेरा नाम, मैं भूल नहीं सकता। वो ऊपर हैं ईश्वर, जो उपकार उन्होंने किया है, मेरा मन भीग जाता है। वहाँ BBC में रहा मैं, और रेडियो की जो ट्रेनिंग थी, वहाँ ड्रामा तो होता नहीं था। दूसरा लव था मेरा फीचर, जो मैंने रेडियो पे खूब किए थे। बरुआ साहब ने भी एक कश्मीर के गुर्जर पर उन्होंने एक फ़ीचर करवाया था, उसकी बड़ी चर्चा रही।
फीचर मेरा शौक़ था नाटक के बाद, तो वहाँ बीबीसी में मैं ख़ास तौर से फीचर किया करता था। मुझे मेरे पास के आसपास के लोग उस वक़्त आली हसन, पुरुषोत्तम लाल पाहवा, रजनी कौल, कैलाश वधवार, ओंकार नाथ श्रीवास्तव, हिमांशु भादुड़ी, ये लोग जो बहुत सीनियर थे, इनका प्यार मिला मुझे। और फिर वहाँ पे मैंने कितने आश्चर्य की बात कि नाटक में मेरी दिलचस्पी थी, तो मैंने चाहा कि मुझे छुट्टी मिल जाए 3 महीने की, तो मैं सैटरडे संडे छुट्टी के दिन तो मैं बीबीसी का काम कर लूँ और हफ्ते में 5 दिन में ज्वाइन कर लूँ राडा, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स। तो कितने ताज्जुब की बात है कि मैं वहाँ नौकरी कर रहा हूँ, वो मुझे परमिशन दे रहे हैं कि हाँ तुम राडा करो। मैंने एडमिशन लिया। वहाँ पर शेक्सपियर के नाटकों को सुनना, समझना, पढ़ना, उसका जो मुझे तजुर्बा हुआ वो शायद फिर ज़िंदगी में कहीं नहीं हो सकता था। शेक्सपियर के नाटकों के जो डायलॉग्स हैं, उनके आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, वो जो रिदम है उसकी, और शेक्सपियर के डायलॉग्स को किस तरह से बोला जाए कि एक लयात्मकता और एक ग्रेस जो सामान्य नाटक ने, उसे कुछ लोग तो आज के ज़माने में तो मेलोड्रामा कहेंगे, लेकिन वो जो मेलोड्रामेटिक स्पीच थी उसमें कितनी कशिश थी, ये मुझे राडा से सुनने को मिला। वहाँ से मैं आया, तब तक रेडियो स्टेशन का राडा के बारे में थोड़ा सा रुकूंगा। राडा के बारे में, हाँ। भारत से और कौन कौन लोग राडा से प्रशिक्षित हैं? शॉर्ट टर्म कोर्स तो मैंने ही किया, बाकी मुझसे पहले हबीब साहब गए थे वहाँ। हबीब साहब ने मुझे बताया कि राडा में देखा उन्होंने कि तो शेक्सपियर और वेस्टर्न थिएटर सिखाते हैं, ये उनके काम का नहीं है, तो उन्होंने राडा छोड़ दिया। उससे पहले अलकाजी साहब गए थे, उससे पहले बलराज साहनी गए थे, तो ये लोग तो फुल टाइम इन्होंने किया। शॉर्ट टर्म मैंने 3 महीना का कोर्स मेरे ख्याल से, फिर मुझे पता नहीं, क्योंकि नौकरी करते हुए मुझे ये मौका मिला। ये जो और लोग गए थे ये फुल टाइमर्स थे। 3 महीनों में आपने क्या सीखा वहाँ राडा में? सबसे बड़ी बात तो जो शेक्सपियर के नाटकों में जो एक रिदम चलने की, डायलॉग के साथ सबसे बड़ी बात ये कि आपके हाथ, आपके पाँव जो डायलॉग के रिदम है उसके साथ किस तरह सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। और एक तारतम्य, कि ऐसा नहीं कि आपका हाथ कहीं जा रहा है, डायलॉग कहीं बोल रहे हैं, वो जो तालबद्ध मूवमेंट्स है और स्पीच है, हाउ मैग्निफिसेंट इट इज़, आई एम ग्लैड टू सी दैट। अब ये ग्लैड टू सी दैट के साथ आपके हाथ कहाँ जा रहे हैं, पाँव कहाँ जा रहे हैं, आंखें कहाँ जा रही हैं, वो राडा ने सिखाया। और सबसे बड़ी बात जो राडा में हमें सीखने का मौका मिला, वो अंग्रेज़ी के उच्चारण, और अंग्रेज़ों के उच्चारणों में और हमारे उच्चारणों में बहुत फ़र्क है। वो उच्चारण किस तरह से करते हैं, एक एक शब्द को जो उसका एम्फेसिस है, ये हमारे यहाँ पर भी थिएटर में भी काम में आता है, लेकिन सबसे पहले मुझे राडा में बतलाया गया। अब मैग्निफिसेंट कह रहे हैं तो हाउ मैग्निफिसेंट इट इज़, तो आपके हाव भाव उस शब्द के अर्थ को द्विगुणित कर देते हैं, कई गुना बढ़ा देते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, बॉडी के रिदम, पूरे शरीर के, आप सामान्य चाल के साथ नहीं चल सकते। अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी चाल में भी उसी तरह की गरिमा, उस तरह का ग्रेस होगा। ये मुझे राडा में देखने को मिला। और फिर शेक्सपियर के सभी नाटकों को पढ़ने का भी मौका मिला। उस वक्त ऐसा नहीं कि कॉन्टेम्प्रेरी थिएटर के बारे में वहाँ नहीं बतलाया जाता था, लेकिन उनका पूरा जो एम्फेसिस था वो शेक्सपियर के नाटक, ओल्ड विक थिएटर जो उनका था, उसमें शेक्सपियर के नाटकों को प्रस्तुत करने का जो एक जो टेक्निक है उसको सिखाया जाता था उस वक्त वहाँ। अब मुझे पता नहीं कि अब यहाँ है नहीं, और यही वो कारण था जिसकी वजह से हबीब साहब ने कहा कि मुझे राडा नहीं सीखना। नहीं, लेकिन यहाँ पर आपसे ये जाने कि राडा जाने से पहले भी तो आप नाटक कर रहे थे, चाहे वो रेडियो के लिए कर रहे हों या स्टेज के लिए कर रहे हों, कर तो रहे थे नाटक आप।
तो इसमें जो स्पीच और प्रेजेंटेशन था उसको क्या आपने राडा जानने के बाद इम्प्रूव्ड पाया या फिर क्या उसमें अनुभव था? इजाफा हुआ, क्योंकि जब मैं रेडियो के नाटक कर रहा था तो जैसा कि हम जानते हैं उसमें शब्दों पर, अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे कहना है कि नहीं 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 नहीं, मुझे माफ़ करो, मैं अभी इसको दोबारा नहीं करूँगा। वॉइस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। आप अपने आवाज़ के ज़रिए से ऐसा ध्वनि चित्र बनाते हैं कि सुनने वाले के सामने, जो देख नहीं रहा है, उसके सामने चित्र उपस्थित हो जाए। लेकिन जो एक्टर है वो तो माइक के सामने खड़ा हुआ है, उसके हाव भाव नहीं है, चाल नहीं है, वो सिर्फ अपने कंठ की आवाज़ से, ध्वनि की आवाज़ से एक वातावरण, अरे वाह, अरे बड़ा रंगीला लग रहा है, अरे अभी रंगीला लग रहा है, अरे ये जो मैंने कहा, जब मैं स्टेज पे करूँगा तो मेरी चाल, मेरे हाव भाव, मेरे हाथ कहाँ जा रहे हैं, आँख कहाँ जा रही है, बदन क्या क्या बोल रहा है, इसका सबसे पहला अच्छा अभ्यास मुझे राडा में हुआ। उसके बाद फिर यहाँ आने के बाद उसमें ऐसा नहीं है, बड़े बड़े मेरे गुरुजन थे, उन्होंने मुझे, हलकाई साहब ने भी और हबीब साहब जैसे लोगों ने सिखाया, लेकिन वहाँ मैंने कुछ ऐसे तत्व सीखे, पकड़े, और वो बड़े कठोर हैं। यहाँ पर भी अलकाई साहब जैसे टीचर्स थिएटर के बहुत ही कठोर, बहुत निर्मम जिसे कहते हैं, अपने विद्यार्थियों के प्रति गलत नहीं होगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे, सही करेंगे, वो वहाँ पर भी राडा में भी दिखते। तो राडा में सबसे बड़ी बात ये थी कि जो आपके हाव भाव, जो आप शब्द जो बोल रहे हैं, शब्दों के उच्चारण हैं, उनके जो भाव हैं, वो सिर्फ आवाज़ से नहीं, वो चेहरे के साथ भी आने चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज में और आपकी वॉइस में एक तारतम्य होना चाहिए, एक रिलेशनशिप, कंप्लीट रिलेशनशिप होनी चाहिए, जो थिएटर का आवश्यक अंग है। यहाँ हम एक जो सवाल शुरू में हमने पूछा था, उसका जवाब आपसे शायद छूटा, वो उसको दोबारा आपके सामने रखना चाहते हैं कि शुरुआत में जब आप अभी किशोर वय के ही हैं, आपने परिवार के बारे में बताया कि पिता की जो स्थिति थी और फिर बाद में उनकी मृत्यु हुई। खुद उस दौर में आपके अंदर भी कुछ करने का बीच बीच में, एक तो होता है कि सर्वाइवल का मामला है कि जिंदा रहना है, कुछ पैसे कमाना है, कुछ जिम्मेदारियां हैं उसे निभाना है, लेकिन इसके अलावा प्रेरणाएं क्या थीं, ख्वाब क्या थे उस दौर में? ये ख्वाब तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन शौक़ ज़रूर। मेरे 3 शौक़ रहे हैं। एक साहित्य से, कविता से, शुरुआती दौर यानी साहित्य से। दूसरा ब्रॉडकास्टिंग, वो चूँकि मैंने एक बहुत लंबे अरसे तक मैं रेडियो से जुड़ा रहा, वो, और फिर तीसरा थिएटर से। ये जो 3 चीज़ें रही हैं मेरी। एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल कहना चाहिए कि साथ की बात है, ज़रूरी था इसलिए मैंने किया, लेकिन ये जो 3 चीज़ें थी, इन्होंने मुझे बांध के रखा और इसमें मुझे बड़ा मज़ा आया। तो अगर इसके अलावा एक बात और भी है, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, उसके बाद फिर मैं ऑल इंडिया रेडियो, उसके बाद फिर मैं BBC। तो जितने भी काम मैंने किए वो सिर्फ रोज़ी रोटी के लिए नहीं किए। ये आप इसे कुछ भी कहें, मेरी खुशकिस्मती भी या मेरी कमज़ोरी भी, कि जहाँ मुझे मज़ा आया वो काम मैंने किया। मेरे 3, जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया, 3 पक्ष रहे हैं, और तीनों पक्ष में जब जब मैं वहाँ रहा तो मैंने पूरी तरह से उसका मज़ा लिया, आनंद लिया। मैं ऐसा नहीं कि मजबूरी में नौकरी कर रहा हूँ। तो BBC में भी जब मैं था तो मैं बहुत एंजॉय कर रहा था, खुश था ब्रॉडकास्टिंग से, और वहाँ पर भी लोग इतने खुश थे कि मैंने कहा कि मैं राडा करना चाहता हूँ। तो ये पहली बार हुआ मेरे ख्याल से, कभी ऐसा नहीं कि नौकरी करते करते किसी को ये इजाज़त दी गई हो कि तुम
राडा का कोर्स पूरा दिन का 3 महीने का कोर्स कर लो। मुझे वो प्यार करते थे और उन्होंने देखा कि हाँ ये जा कर के कुछ नाटक में दिलचस्पी ले रहा है तो नाटक करेगा, तो उन्होंने इजाज़त दी। मैं इस मामले में बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ कि जो मेरे बुज़ुर्ग थे उन्होंने मेरी बहुत सारी गलतियों को भी नज़रअंदाज करके अगर कहीं भी कोई चीज़ उन्हें मेरी अच्छी लगी तो उसको प्रोत्साहित किया, उसको बढ़ावा दिया। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको रेडियो स्टेशन का, मैं शरारती भी बहुत था, तो एक बार मैं रेडियो स्टेशन पर मैं अनाउंसर था, मैं शुरू में, तो उस वक्त अब तो स्थितियाँ बदल गई हैं, उस वक्त जो टेप थे, एक टेप को आपको ब्रॉडकास्ट करना होता था, दूसरे को क्यू करना होता था, बहुत कम टाइम होता था जब मैं अनाउंसर था। एक बार क्या हुआ, मैं एक टेप बजाने के बाद दूसरा टेप मुझे करना था, क्यू किया मैंने डबल स्पीड पर और माइक लेकर के, और उसे क्यू करने के बाद फिर मैंने ऑन कर दिया, देखा कि डबल स्पीड पर बज रहा है, वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है। अब जैसे ही मैंने, पहले तो हेडफोन पर था तो मैंने स्टूडियो काट रखा था, स्टूडियो लिया तो लगा कि तो गड़बड़ हो गई है। मैंने तुरंत उसको फेड आउट करके और सिंगल स्पीड पे किया। जब तक मैं कुछ करूं तब तक हमारा ड्यूटी ऑफिसर स्टूडियो में आया, बहुत टहलता हुआ, चहलकदमी करता हुआ, कि कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है। मैंने कहा ये बांसुरी, हाँ जगदीश बर्मन की बांसुरी, मुझे ख्याल आ गया बांसुरी। मैंने कहा ये द्रुत में बजा रहा है थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तो उसने देखा कट कौन सा है, टेप कौन सा है, वो सब देख दाख करके वो ड्यूटी ऑफिसर चला गया। जैसे ही वो कमरे से स्टूडियो से बाहर निकला, मैंने उसकी स्पीड चेंज करके, और जो स्टेशन डायरेक्टर उस वक्त गोपाल दास जी थे, जिनकी बड़ी मेहरबानी थी मुझ पर बाद में, तो उन्होंने सुन लिया। जब तक ये गए ड्यूटी ऑफिसर अपनी सीट पर, तब तक मैंने उसे ठीक स्पीड करके बजा दिया। तो पहले तो तर 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 ऐसे चल रहा था, फिर वो बाँसुरी ठीक बजने लगी। तो गोपाल दास जी ने ड्यूटी ऑफिसर को फ़ोन किया, क्या हुआ है? तो उन्होंने सब ठीक है, वो मैं गया था, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं हुआ क्या था? अब उसको तो पता ही नहीं था ड्यूटी ऑफिसर को। उसने कहा कुछ नहीं। जब ये मॉर्निंग की बात है, मॉर्निंग शिफ्ट की, उसी वक्त की बात है जब मैं एमए कर रहा था, मुझे सवेरे की और शाम की ड्यूटी मिली थी, और दिन में मैं यूनिवर्सिटी कर रहा था, अटेंड कर रहा था क्लासेस। तो उन्होंने बुलाया गोपाल दास जी ने, क्या हुआ था? मैं समझ गया कि पकड़ा गया। मैंने कहा गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। हुआ क्या था? मैंने कहा मैं गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आइंदा ही नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। हुआ क्या था? गलती हो गई, और कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। गोपाल दास जी का गुस्सा उतरा, जाओ। ड्यूटी ऑफिसर को बुलाया, ड्यूटी ऑफिसर, फिर उन्होंने मुझे कहा कि ब्रॉडकास्टिंग के साथ कभी भी इस तरह का मजाक मत करो, ये रोजी रोटी है, इसका आदर करोगे तो ये तुम्हारा आदर करेगी। वो पहली घटना और आखिरी घटना हुई, उसके बाद मैंने कभी इस तरह की बात नहीं की। मैं इस तरह की गलतियों से, मेरे बुज़ुर्गों ने जो मुझे सिखाया और जो मेरी गलतियों को माफ़ करके मुझे आगे बढ़ाया, वो लाजवाब चीज़ थी। वहाँ बीबीसी में भी इस चीज़ ने बहुत, जब मैं राडा में क्लासेस ले रहा था, तो सैटरडे संडे 2 दिन में अपना बीबीसी में ब्रॉडकास्ट करता था नॉर्मल, और 5 दिन की छुट्टी। वहाँ पर भी मैंने दोनों जगह पूरी
एक बहुत ईमानदारी से, वो जो पहला झटका था उस ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक मिल गया मुझको, जिस तरह गोपाल दास जी ने मुझे बताया, मैं भूल नहीं सकता। तो दोनों जगह, बीबीसी में भी और राडा में भी, दोनों में मैंने पूरा एक ऐसा संतुलन बनाए रखा जिससे मुझे दोनों जगह से फ़ायदा हुआ। आप देखेंगे कि शुरू में जब आपने 3 चीज़ों के नाम लिए, एक तो साहित्य से, आपका लेखन से में रुचि थी, दूसरा ब्रॉडकास्टिंग में, और तीसरा नाटकों में। इसमें से ब्रॉडकास्टिंग में, क्योंकि तब आपने खुद ही कहा कि तब रेडियो वहाँ जयपुर में भी नया नया ही था, वो कौन सी चीज़ थी जो आपको लग रहा था कि आपके अंदर भी कोई ब्रॉडकास्टर छुपा हुआ है जो मौका मिलने पर प्रूव कर सकता है? ये बहुत ही दिलचस्प बात है। क्या हुआ था कि मैं कविताएं वगैरह ब्रॉडकास्ट करने के लिए जाता था और कुछ परिचित हो गए थे। मैं काफ़ी छोटी उम्र का था। 1962 में चीन का आक्रमण हुआ, तो जो शेड्यूल था पहले का वो सारा का सारा एकदम खंडित हो गया और नए प्रोग्राम्स की ज़रूरत हुई। अब इसमें जो साहित्य की चीज़ें हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, रेडियो के नाटक उनमें ज़रूर, वो तो शेड्यूल बन जाता है, पहले से लिखा जाता है, फिर रिहर्सल्स वगैरह होते हैं, तो रेडियो नाटकों की ज़रूरत महसूस हुई। तो मैंने सोचा कि मैं कोशिश करूं रेडियो नाटक लिखने की। उससे पहले मैंने रेडियो नाटक हाथ भी नहीं लगाया था। तो मुझे याद है आई के गुरटू हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे, तो जानते तो थे क्योंकि मैं ब्रॉडकास्ट करता था, रेगुलरली आता था। तो मैंने कहा कि मैंने नाटक लिखा है। नाटक की बड़ी ज़रूरत थी, शेड्यूल सारा का सारा चेंज हो गया, नया शेड्यूल बनाना है और आक्रमण से संबंधित नाटक चाहिए थे, उस माहौल से संबंधित। तो मैंने कहा मैंने एक नाटक लिखा है। हाँ ठीक है, मैंने कहा मैं दे दूँ। नहीं नहीं, दो नहीं, सुनाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सुनाने लगा। उस वक़्त नंदलाल शर्मा सीनियर रेडियो वॉइस थे, वो और गोटू साहब प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे। मैं सुनाने लगा, 5-7 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मुझे लगा कि तो नाटक तो बकवास हो गया है, पसंद नहीं आया। मैंने कहा कि शायद बात नहीं बन रही है, बंद कर दूँ। कहने लगा नहीं नहीं नहीं, सुनाओ सुनाओ। मैंने सुनाया, पूरा नाटक किया। तो गोटू साहब जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने कहा तुम ड्रामा का ऑडिशन दे दो। मैं नाटक के बारे में बात कर रहा हूँ कि नाटक कैसा है, उसके बारे में कुछ कह नहीं रहे हैं, ड्रामा का ऑडिशन दे दो। मैंने कहा ठीक है, नाटक, हाँ हाँ नाटक तो तुम फॉर्म भरो, मैं नंदलाल इनसे फॉर्म भरवा दो। तो फॉर्म भरा, नाटक तो ब्रॉडकास्ट हुआ ही, मैं ड्रामा आर्टिस्ट हो गया। उस वक्त का मुझे ऐसा इतना प्यार, इतना ज़्यादा, कहीं भी कोई देख, किसी में कहीं ज़रा सी गुंजाइश है तो उसे आगे बढ़ाने की कोशिश। ड्रामा आर्टिस्ट हो गए, ड्रामा, फिर ड्रामा करने लगे, फिर ड्रामा लिखने लगे। और एक पूरी 1962 की चाइनीज़ एग्रेशन ने ऑल इंडिया रेडियो से संबंधित मेरी ज़िंदगी बदल दी। फिर बहुत काम करने लगा मैं, और उसी का नतीजा हुआ कि मैं एमए भी कर सका, और फिर उसके बाद मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हो गया दिल्ली में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। वो भी बहुत ही, अगर आप इजाज़त दें तो मैं जी, एक, जब मैं यूपीएससी से सिलेक्शन हुआ मेरा, और मैं एक्सटर्नल सर्विसेज में मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हुई। वहाँ गिरजा कुमार माथुर शायद स्टेशन डायरेक्टर थे। तो वो, उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत सुना था, तो उन्होंने चाहा कि मैं रहूँ। गोपाल दास जी वहाँ जाते थे मीटिंग वगैरह में, जो मेरे स्टेशन डायरेक्टर रहे थे, जो बहुत प्यार करते थे। वो गए और ऐसे ही बातचीत कर रहे थे स्टेशन डायरेक्टर्स के बीच में।
तो उन्होंने कहा आप लोग पता नहीं किस तरह की पोस्टिंग कर रहे हैं, ये भारत इसका हुआ है, उसे एक्शन सर्विसेज में डाल दिया है, वहाँ क्या करेगा। तो उन्होंने पूछा, उस वक़्त उबैदुल्ला लतीफ़ बरुआ साहब स्टेशन डायरेक्टर थे दिल्ली के, उन्हें जानते थे। वहाँ गोपाल कृष्ण कौल हिंदी के प्रोड्यूसर थे, केशव पांडे एएसडी थे और सत्येंद्र शरद ड्रामा के प्रोड्यूसर थे। तो उन्होंने पूछा बरुआ साहब ने, तो उन्होंने कहा वो हिंदी टॉक्स के लिए और ड्रामा के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा है, उसको वहाँ पर होना चाहिए। तो उन्होंने मात साहब से कह करके मेरी पोस्टिंग दिल्ली में करवा ली। दिल्ली में मैं 3 दिन, मैं भूल नहीं सकता है मुझ पर कैसा कैसा उपकार किया इन लोगों ने। पंडित जी ने कहा, जो एएसडी थे, कि मैं 3 महीने इसको पहली रिपोर्ट मैं लिखूंगा, 3 महीने हिंदी टॉक्स में। वहाँ कौल साहब थे और पांडे जी। शरद जी ने कहा मैं अकेला हूँ प्रोड्यूसर, मुझे इसकी ज़रूरत है, तो मैं 3 महीने वहाँ रहा। और उसके बाद में ड्रामा सेक्शन में मुझे इतना अधिक आनंद आया। एक बहुत छोटी सी आपको घटना बतला रहा हूँ। जब मैं गया तो शरद जी, सत्येंद्र शरद, वो जानते थे कि नाटक से मेरा रिश्ता है, जयपुर में ब्रॉडकास्ट कर रहा था नाटक वगैरह। तो उन्होंने मुझसे कहा, भारत जी आप हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, आपको सबसे पहले हिसाब किताब रखना है, लिखने पढ़ने का काम, रिपोर्ट वगैरह लिखना, नाटक वाटक भूल जाइए। मैंने कहा ठीक है। मैं उनकी इज्जत करता था। ये परीक्षा का काल था मेरा, जिसको मैंने उस वक्त नहीं सोचा था। मैंने कहा ठीक है। और मैं पूरी तरह से नोटिंग करना, जो मेरे लिए बिल्कुल नया था, जिसके बारे में कुछ नहीं जानता था, नोटिंग करना सीखा, नोटिंग करने लगा। शेड्यूल बनाना, जो दफ्तर का काम था, उसमें मैं पूरी तरह से लग गया। लगभग महीना भर बीता, शेड्यूल बना रहे थे। भारत जी नाटक लिखेंगे? मैं कुर्सी से उछल पड़ा। मैंने कहा हाँ हाँ बताइए कौन। उन्होंने कहा काशीनाथ शरदचंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास है, उसका एडेप्टेशन मन से किया मैंने। वो नेशनल प्रोग्राम में हुआ, पहला ही मेरा दिल्ली का, और बहुत प्रशंसा हुई। उसके बाद फिर मेरा नाटकों से सीधा और गहरा रिश्ता हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस वक्त प्यार करने वाले लोग भी कितने ज़बरदस्त थे। एक तरफ केशव पांडे जो एएसडी थे, कि इसकी पहली रिपोर्ट मैं लिखूँगा, 3 महीने के लिए हिंदी टॉक्स में वहाँ पर काम कर रहे हैं। और शरद जी सबसे पहले, तुम प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हो, प्रोड्यूसर नहीं हो, तुमको नोटिंग वगैरह करना वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो सीखो। वो सिखा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि फिर उसके बाद तो फिर शुरुआत हो गई। और मैं अपने उन लोगों का, वो लोग नहीं हैं, मैं उपकृत हूँ। बरुआ साहब का, पांडे जी भी नहीं हैं, शरद जी नहीं हैं। इन लोगों ने जिस तरह से मांझा है मुझको, बस इतना सा रहा कि इनके प्रति मेरे मन में आदर भाव बहुत था। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, आप मुझे ये नहीं करने दे रहे। तो उससे बहुत बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है मुझे। हमको बताइए कि रेडियो के जो नाटक हैं, रेडियो नाटक का लेखन, उसमें कुछ गुरु मंत्र बताइए कि, क्योंकि ख़ुद आपने भी जब शुरू किया होगा तो वो आपके लिए भी एक नया अनुभव रहा होगा, जिसको आपने करते 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 उसमें एक सिद्धहस्त स्थिति में आप पहुँचे। तो ये क्या, उसका मंत्र क्या है रेडियो नाटकों को? सिद्धहस्त तो नहीं, मैंने सीखा ज़रूर। सबसे पहली बात तो ये कि जब मैं रेडियो पर आया तो मुझे अपने आप ही ये हुआ कि जो नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्लेज, जो चर्चित नाटक है, उनको सुनने का मुझे बड़ा शौक़ था। और जो ध्वनि, मुख्य तो ध्वनि है, ध्वनि का इस्तेमाल नाटक के लिए, नाटक के चरित्र के भावों के लिए उन ध्वनि का इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये शिक्षा, कोई किताब तो होती नहीं थी। उन नाटकों को सुन सुन करके वो देखने की कोशिश की। ये समझ में आया कि
पहले तो वैसे आकाशवाणी जयपुर से जुड़ा हुआ था, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नया था मैं, लेकिन वहाँ ज़्यादा पूरे सिद्धहस्त जो और ब्रॉडकास्टिंग में मेलविल डेमेलो जैसे लोग, उनकी ब्रॉडकास्ट उनके रिकॉर्डिंग सुन करके समझ में आया कि जो आवाज़ है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है नाटक में। भावों के संप्रेषण के लिए उन आवाज़ों का इस्तेमाल शब्दों की बजाय हम ज़्यादातर क्या करते हैं, सारा कुछ शब्दों के माध्यम से कहने की कोशिश करते हैं, शब्द और शब्द और शब्द, तो वर्बॉस हो जाता है। उसकी जगह अगर आप अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भावों की अभिव्यक्ति, जैसे एक छोटा सा मेरे मन में आपने पूछा यहाँ क्या कर रहे हो, अब मैं सीधे सीधे कह दूँ ये कुछ नहीं। अब ये मैंने कुछ नहीं कहा, इसके अंदर मेरा अंतर्द्वंद जो मैं कहीं पकड़ा गया हूँ, अब मैं कहूँ कि जी जी कुछ नहीं बस। अब ये जो टुकड़े टुकड़े हैं, सुनने वाले को लगेगा कि पकड़ा गया, कहीं गलत कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ध्वनियाँ, ये रेडियो नाटक की विशेषता है। और इसमें आप जब सीखते हैं तो आप सारा का सारा जो कुछ आपको कहना है वो शब्दों के माध्यम से नहीं, आप ध्वनियों में रूपांतरित करके उसे कहने की कोशिश करते हैं। ये रेडियो नाटकों की या रेडियो की ब्रॉडकास्ट की सबसे बड़ी विशेषता है जो मैंने वहाँ सीखी और मुझे सफलता मिली। इसमें एडेप्टेशन के बारे में भी आपसे पूछेंगे कि एडेप्टेशन में कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। कई बार ऐसा भी होगा कि किसी उपन्यास को, जैसा आपने काशीनाथ के एडेप्टेशन की बात कही, कहानी है कोई या कोई संस्मरण है, उपन्यास है, तो उसमें कैसे उसे संवादों में कैसे बदला जाए। क्योंकि कहानी के केस में अगर देखें या किसी भी प्रोज के, उसमें लंबे लंबे विवरण होंगे जो लेखक ने लिख दिए कि जब वो वहाँ से घर से निकला तो गली के मोड़ से उसने वहाँ ये देखा एक कुत्ता सड़क पार कर रहा था, ये सब विवरण है। तो आप इसको कैसे संवादों में कैसे ढालेंगे और कैसे ये जो नरेटिव पार्ट है उसे कैसे बोरिंग होने से बचाते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। सच बात यह है कि रेडियो नाटक का जो रहस्य है वो इसी चीज़ में छुपा हुआ है। मान लीजिए एक वर्णन है कि वो जा रहा था, उसके पास कुछ भी नहीं था और वो चाह रहा था कि उसे कुछ खाने को मिल जाए। भूखा था 2 दिन से, लेकिन हाथ फैला नहीं सकता था क्योंकि भीख मांगना उसे आता नहीं था और उसे डर लगता था कि कहीं अगर किसी से मांगा उसने और वो नकार दिया उसने तो उसको बहुत बेइज्जती होगी। और नरेशन है, लंबा नरेशन है, उसकी मन की व्यथा, वो जो सोच रहा है और जो स्थिति है उसका वर्णन तो उन्होंने कर दिया कथा में, उपन्यास में। अब आप इसको नाटक में कैसे रूपांतरित करेंगे, तो उसकी एक ही तरीक़ा नहीं है, कई तरीक़े हैं। एक बहुत सहज और सरल तरीक़ा तो है कि आपने जैसे नरेशन में डाल दिया, उसे नरेटर कह रहा है, नाटक में आपने एक पात्र डाल दिया है कि वो ऐसा ऐसा है। ये बहुत ही चालू किस्म की चीज़ है ये। इसमें कोई आप उस चरित्र के मनोभावों को व्यक्त करने के लिए किस तरह के आवाज़ों का और किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बात को कि मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, भूख लग रही है, मैं अब जैसे एक आवाज़ आई, कचौरी गरम, समोसा गरम, गरम गरम गुलाब जामुन ले लो, ये आवाज़ आई, बेच रहा है। और मेरी प्रतिक्रिया लेकिन छोड़ दिया। आगे चलते चलते कुत्ता भौंक रहा है। आप उन सारे भावों को ध्वनियों में कैसे रूपांतरित करते, क्योंकि ध्वनि मात्र एक ध्वनि चीज़ है जो दर्शक तक पहुंच रही है और आपको ध्वनि के माध्यम से उस सारी व्यथा को, उसके जो अंतर्मन की व्यथा है वो व्यक्त कर रही हैं।
बहुत सारे प्रलोभन हैं वहाँ आवाज़ों के ज़रिए से। और वो जो आदमी है वो टटोल रहा है जेब, हे भगवान, गरम गरम हलवा। अब जक्स्टापोज के जब आप करते हैं ना तो उसकी व्यथा कई गुनी हो जाती है, और दर्शक के या श्रोता के मन मस्तिष्क पर वो चित्र बन जाता है। आप उस ध्वनि को चित्र की तरह से कैसे प्रस्तुत करते हैं, ये कला है रेडियो की। जहाँ दूरदर्शन की बात करते हैं तो वहाँ तो दृश्य है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कतें वहाँ पे भी हैं, सारा कुछ आप नहीं दिखा सकते फिल्मों की तरह से, लिमिटेशंस हैं। लेकिन रेडियो नाटक तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और आपको हर एक मनोभाव, हर एक चीज़ को ध्वनि में कन्वर्ट करना होगा, रूपांतरित करना होगा, ध्वनि के माध्यम से कहना होगा, अलग अलग तरह की ध्वनियाँ। तो वो आप किस तरह से कहते हैं ये इस पर निर्भर करता है। ये बहुत कठिन है, आजकल नहीं कर पाते हैं लोग। आजकल हाँ, आजकल ये जो फॉर्म है ये ही अपने आप में बहुत प्रचलन में शायद नहीं रह गया। बहुत तरह के दूसरे माध्यमों, दूसरे फॉर्म्स के, रेडियो के जो दूसरे फॉर्म्स हैं उनके डोमिनेट करने इसका एक बहुत बड़ा कारण तो शायद ये है कि उस वक्त जिस समय की हम बात कर रहे हैं, रेडियो नाटक के श्रोता इतने ज़बरदस्त होते थे। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि शुक्रवार को जैसे रेडियो नाटक आता तो, और सारे प्रोग्राम विविध भारती वगैरह सारे बंद, रेडियो नाटक, सब जगह रेडियो नाटक, क्योंकि टेलीविज़न नहीं था और कोई दूसरे संसाधन नहीं थे। और उसमें और रेडियो नाटक जो होते थे उस हमारे देश के श्रेष्ठ जो साहित्य था, कथा साहित्य, उपन्यास या मूल नाटककार भी बहुत ही अच्छे उस वक्त हुए रेडियो नाटक। हमारे जितने भी नाटक लिखने वाले रहे वो मूलतः तो रेडियो, धर्मवीर भारती या मोहन राकेश जैसे लोगों ने रेडियो नाटकों से शुरू किया। तो उस वक्त रेडियो नाटक के श्रोता भी बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत ज़्यादा थे। और वो काम करने वाले लोग जो प्रोड्यूसर थे वो भी नई नई टेक्निक्स आजमाते थे, जिससे कि जो ध्वनि है, ध्वनि के ज़रिए से चित्र बन जाए सुनने वाले के सामने। वहाँ अगर आंखें बंद कर ले तो जैसे दिख रहा है कि हाँ सारा कुछ वैसा हो रहा है। वो टेक्निक अब शायद उसकी ज़रूरत नहीं रही है, वो ख़त्म हो गया है। उस रेडियो टेक्निक ने मेरी बहुत मदद की, ख़ास तौर से एडेप्टेशंस वगैरह करने में, और ये काम में भी आई, बहुत दिनों तक काम में आई। एक बात और बताइए, वो ये है कि जब आपने शुरू किया तो उससे पहले वो कौन से लोग वेटरन ब्रॉडकास्टर्स थे जिनसे आपने कम से कम परफॉर्म करने का, ब्रॉडकास्ट के दौरान परफॉर्म करने का, हाँ। चाहे वो अनाउंसमेंट में परफॉर्म कर रहे हों या बाद में रेडियो ड्रामा में परफॉर्म कर रहे हों, उनसे आपने एक सीधे सीधे सीखा? हाँ। एक मतलब इस सवाल का संदर्भ थोड़ा स्पष्ट करता हूँ। आम तौर पर हम लोग बोलचाल में जिस तरह स्पीच को काम में लाते हैं वो एक काम चलाऊ एक तरीका होता है। जैसे ही आप उसे एक परफॉर्मेंस के पार्लांस में ले जाते हैं, वहाँ अपना एक अलग डिसिप्लिन होता है। उदाहरण के लिए एक वाक्य को आदि से लेकर अंत तक एक विश्वास के साथ और पूर्णता के साथ बोलना, यहाँ तक कि अंतिम जो पूर्ण विराम है वहाँ तक आपकी सांस रुकी रहे, ये आपने किन गुरुओं से सीखा है? आप बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न कर रहे हैं। थैंक यू। देखिए, उस वक्त मेरे आदर्श हिंदी में तो थे देवकी नंदन पांडे। एक एक शब्द पर जिस तरह से उनका जोर होता था, उस शब्द के अर्थ को व्यक्त कर देते थे बोलने के तरीके से। वो तो न्यूज़ रीडर थे। और जहाँ तक नाटक की बात है, दीनानाथ जुत्शी मेरे बहुत बड़े गुरु रहे हैं, जिनको मैंने सुना और मुझे मौका मिला जब मैं नौकरी कर रहा था तो उनसे राजकुमारी कॉल हुआ करती थी। वो जैसे न्यूएंसेस कहते हैं हम अंग्रेज़ी में, वो इतने गले के जैसे अगर संतूर बज रहा है
ऐसी ध्वनियाँ, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े उनके गले से निकलते थे जो उसको अर्थ विस्तार कर देते थे, अर्थ को फैला देते थे और सुनने वाले के दिल दिमाग पर छा जाते थे। ऐसे गुरुओं को सुना है मैंने। मेलविल डेमेलो, लुथिका रत्नम, ये ग्रेट ब्रॉडकास्टर्स थे। इनको सुनकर के लगता था कि शब्द का सही उच्चारण, शब्द का हम कहें कि उच्चारण के उससे पहले वो शब्द की लघुता और उसका विस्तार, शब्द को छोटा सा कर देना, जैसे नहीं, ये नहीं को नहीं कह, मैंने जैसे कर दिया नहीं, मैं विस्तार कर रहा हूँ। वो भावोद्रेक जो है, वो शब्द में तो उसमें डायलॉग में लिखा है नहीं। अब आप नहीं को कैसे बोलते हैं, किस तरह से दर्शकों पर असर डालने के लिए, श्रोताओं पर असर डालने के लिए आप उसका इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ रेडियो में। अब वो धीरे धीरे शायद उसकी ज़रूरत नहीं रही है या वो ख़त्म हो गया है, आई डोंट नो, मैं कह नहीं सकता। लेकिन मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने बहुत गुरुजनों को, जो सचमुच उस वक्त के श्रेष्ठ ब्रॉडकास्टर थे, उनको मैंने सुना है और उनसे थोड़ा बहुत, मैं ज़्यादा तो नहीं सीख पाया लेकिन थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश की है। तो ये मेरी शायद इसी कारण मैं सरवाइव कर सका, ज़िंदा रह सका। वैसे एक धारा ये भी कहती है प्रसारण की, जो अभी जो समकालीन धारा है, कि क्या ज़रूरत है आप उच्चारणों पर इतना ज़ोर दें, इतना ध्यान दें, जो उसकी भावाभिव्यक्ति को इतना नाटकीय बनाएं, क्या ज़रूरत है? बात तो संप्रेषित हो ही रही है। आप क्या कहेंगे इस दलील के विरोध में कि उच्चारणों का, शब्दों के भावों का क्यों इतना शीर्ष स्थान होना चाहिए प्रसारण में? अभी आपने जो सेंटेंस बोला, मैं इसको इस तरह से कहूँ, इसकी क्या ज़रूरत है भावों के उतार चढ़ाव की? अगर भावों का जो शब्द है उसका अर्थ तो जा ही रहा है, तो इसकी इस तरह की व्याख्या करने की क्या आवश्यकता है? सीधे सीधे आप सारे शब्दों को बोल दें तो क्या दिक्कत है? तो आपका जो ये सहज है, प्राकृतिक है कि हम कहाँ एम्फेसिस देते हैं और उसे हम कितना ज़्यादा कलात्मक बना सकते हैं। ये जो ज़्यादा कलात्मक बनाने की ये एक ट्रेनिंग है। मैं उदाहरण दूं, जैसे गाना, भिखारियों को देखते हैं हम, बहुत अच्छा गाते हैं, वो नैसर्गिक प्रतिभा है, लेकिन उसका वो उतार चढ़ाव या वो उसकी गुणज्ञता वो नहीं है जो आपको भीमसेन जोशी के गायन में मिलती है। वो गायन सीखने से, नैसर्गिक प्रतिभा तो है उनमें, हम उसका इस्तेमाल करते हैं अपने पूरे जीवन में, हम अपने शब्दों का उतार चढ़ाव से ही उसका प्रयोग करते हैं, उसे अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन उसे और ज़्यादा कलात्मक कैसे बनाएं? ये वो जो टेक्निक है, वो रेडियो टेक्निक हमें ध्वनि के माध्यम से वो बतलाती है और इसीलिए तो वह ज़्यादा प्रभावशाली होती है। चाहे वो राजनेता हो, या क्या कारण है कि कोई राजनेता इतना ज़्यादा प्रभावी होता है, दिलो दिमाग पर छा जाता है? कौन सा वक्ता ऐसा होता है, राजनेता, बहुत बड़ा राजनेता, कि बोलता तो है लेकिन उसका असर नहीं होता? तो शब्दों का जो भाव है उसका सही इस्तेमाल करना, ये हमें रेडियो नाटक सिखाता है। टेलीविज़न में भी काम में आता है, जीवन में भी काम में आता है, हर क्षेत्र में काम आता है और आपके व्यक्तित्व के विकास में तो ज़बरदस्त काम में आता है ये। अगर हम सही माने में शब्दों का सही उच्चारण, शुद्धता और उसकी भावाभिव्यक्ति पर जोर दें, तो आप देखिए, आप अपने श्रोताओं को या अपने दर्शकों को कहीं भी आप कितना ज़्यादा प्रभावित कर लेते हैं। अगर आप भाषण दे रहे हैं किसी सब्जेक्ट पर, तो आप देखिए कि उतार चढ़ावों के कारण दर्शक ताली बजाने के लिए विवश हो जाते हैं। ये रहस्य है। एक चीज़ और देखिएगा, आपके हिंदी में, मतलब आपका अधिकतम समय
हिंदी प्रसारण में गुजरा, वो चाहे लिखकर उसे फिर पेश करने का हो, एक्सटेम्पोर पेश करने का हो, लेकिन हिंदी की एक ख़ास शैली, हिंदी की एक ख़ास भाषा, संवादों का एक ख़ास उसकी बनावट, उसी के बीच ही मेरा अनुमान है कि मानकीकरण के नाम पर आप छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली हिंदी और झारखंड में बोली जाने वाली हिंदी या बुंदेलखंड में रुहेलखंड में बोली जाने वाली हिंदी को आप एड्रेस नहीं कर पाते। मतलब नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एक हेजिमोनाइजिंग ब्रॉडकास्टिंग है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो आप क्या कहेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप पाकिस्तान रेडियो को सुनिए, पाकिस्तान टेलीविज़न सुनिए, उनके ज़्यादातर जो बोलने वाले हैं वो पंजाबी लहजे से उर्दू बोलते हैं, पंजाबीपन आता है। अब हमारी जो उर्दू है वो तो लखनऊ की उर्दू है, उसमें तो इतनी नज़ाकत है, उतनी नफासत है, वो वहाँ ख़त्म हो रही है। उसका जो बहुत बड़ा, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, आप सुन कर के देखें, वहाँ का अपनी भूगोल है, उसका वातावरण है, उसकी ज़रूरियात हैं, उसके हिसाब से है। हैदराबादी उर्दू शुद्ध उर्दू है, लेकिन उसका जो लहजा है वो ज़रा सा अलग है। हर एक भाषा का अपना एक स्वरूप होता है, और एक तो होता है मानक, यानी स्टैंडर्ड, कि भाई ये सबसे ज़्यादा सही है, और फिर उसके जो स्थानीय तत्व हैं वो उसको नया नया रंग देते हैं। अगर मैं कहूँ ताकि साथ बैठ मज़ा आ गया मैंने तो आपको दिक्कत नहीं होगी ये समझने में कि मैं किस क्षेत्र का हूँ और कहाँ का हूँ, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ एक सेंटेंस से। भारत में ही नहीं, दुनिया भर में हर एक जगह वो जो भूगोल का प्रभाव है भाषा पर, ज़ुबान पर, आमी बाड़ी जाचे तुम्हें जानो ना। अब ये जो बोलने का तरीक़ा है, अगर मैं सिर्फ इतना सा कहूँ तो आप कहें इसमें थोड़ा बांग्ला टच आ रहा है, मैंने शब्द नहीं बोले, तो जो लहजा है मराठी लहजा अलग है, वो उस लहजे के ज़रिए से हम अपने क्षेत्र के जो निवासी हैं, रहने वाले लोग हैं, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की पृष्ठभूमि, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, उस सब को हम उस लहजे से व्यक्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी शक्ति है। ये इसको आप और सारे लिखे तो वही जाएंगे, लेकिन आप बोलते किस तरह से हैं, सुनने वाले पर कौन सा प्रभाव पड़ता है कि ये भोजपुर का है या पंजाब का है या राजस्थान का है या महाराष्ट्र का है, वो आप उसी शब्द को बोलने के तरीके से बतला देते हैं। और यहाँ पर कभी आपको खुद अपना मन टटोलने की, इंट्रोस्पेक्शन की कोई ज़रूरत पड़ी, या ऐसा लगा कि जो समय हमने ब्रॉडकास्टिंग में जिस भाषा, जिस शैली को इस्तेमाल करते हुए, बरतते हुए गुजारा, वो एक समाज का एक ऐसा हिस्सा जो अशिक्षित है, जो कथित रूप से सभ्यता की उस दौड़ में नहीं आगे आ पाया, वो उससे छूटा रह गया। हाँ, कहीं ये मन में कोई ऐसा मलाल या कोई ऐसा इंट्रोस्पेक्शन में आपने कभी पाया? मलाल तो नहीं कहूँगा, मैं इसको शक्ति कहूँगा। आप मुझे एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए उत्तेजित कर रहे हैं जो अभी तक छूट गया था। मैं आजकल नेत्रहीन बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। अब उनकी व्यवस्था देखें, उस सुनते जो कुछ सुनते हैं, उनका जो वातावरण होता है उसी को ग्रहण करते हैं, उसी में रहते हैं, सीमित रहते हैं। जब वो मेरे पास आते हैं तो मैं उनकी भाषा भी शुद्ध करता हूँ, मैं उनके साथ नाटक करता हूँ। अब वहाँ ये चीज़ें कैसे काम में आती हैं, मैं उन्हें सिखाता हूँ। अब अच्छा ज़रा सोचो कि तुम्हें नज़र आता है और मैं तुम्हें चांटा मारने लगा, तो देखो मैंने तुम्हारा गाल छुआ तब तो तुम्हें मालूम हो गया कि मेरा हाथ आया है, लेकिन ज़रा सोचो कि मैं खींच करके तुम्हारे गाल की तरफ हाथ बढ़ा रहा हूँ
और मैं आवाज़ से क्या कहा, और तुम्हें लग रहा है कि हाथ आया, तुम्हारा रिएक्शन कैसे होगा ज़रा बताओ? बोलोगे नहीं, ज़रा चेहरे के रिएक्शन से बताओ। तो कैसे वो, जो उन्होंने पहले कभी सोचा नहीं था, अपने चेहरे के भावों को व्यक्त करने के बारे में जानते ही नहीं थे, वो समझने लगते हैं। अरे तुम हंस तो रहे हो, ज़रा चेहरे से भी नज़र आना चाहिए ना। आप हंसते हैं तो हा 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 हा, चलो कमोन मेरे साथ हंसो, हा हा हा। अब जब वो हंसने की कोशिश करते हैं तो उनकी कुछ भाव पल के, आप यकीन मानिए ये वर्ग ऐसा है जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, ये अपने भावों को व्यक्त करना नहीं जानते, इतने सहमे सहमे, डरे डरे। उन्हें लगता है कि जैसे हम अपने मन की बात कहेंगे तो कोई पसंद करेगा या नहीं करेगा। और जब उनसे इसे सिखाया जाता है, बतलाया जाता है, तो उनके व्यक्तित्व का जो विकास होता है, उन्हें लगता है कि वाह, ये तो हम तो अब खुल कर के जो हमारे मन में आता है वो कह सकते हैं। पहले हमें कहते हुए डर लगता था, झिझकते थे, कहीं कोई बुरा नहीं मान जाए, कहीं कुछ रोना भी है उनको तो आंखों से आंसू नहीं आएंगे, आवाज़ नहीं निकलेगी, तो मैं कहता हूँ अरे तुम्हें दिक्कत हो रही, तुम्हारा दर्द हो रहा है, चोट लग गई है, खुल कर के क्यों नहीं कहते हो? निकाल आवाज़। तो मैं ना डांटता हूँ तो उन्हें लगता है अरे वाह, ये तो हमारे मन की बात कह रहा है। हमारा मन भी कर रहा है कि हम खुल कर के रोएं, लेकिन हमें और लोग तो रोने नहीं देते हैं, तो कह रहा है खुल कर के रो, खुल कर के हंसो, जो मन में आ रहा है उसे अच्छे तरीके से बोलो, तो उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो मैंने ये शक्ति देखी है शब्दों की, और आजकल जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें बहुत बहुत काम में आने वाली चीज़ है। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ब्रॉडकास्टिंग से मेरा जो जुड़ाव रहा है, ऐसा नहीं कि और चीज़ों ने, साहित्य ने कुछ मुझे नहीं दिया है या साहित्य से मैंने नहीं सीखा है, लेकिन व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए जो हमारे शब्द हैं, उच्चारण हैं, उनके जो उतार चढ़ाव हैं, भावाभिव्यक्ति के लिए ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं और सबसे ज़्यादा प्रभाव उत्पादक होते हैं। शब्द तो लिखे हुए शब्द है ना, मृत हैं, जीवन तो आप उनको बोल करके देते हैं। आप कैसे बोलते हैं, कैसा जीवन देते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। ये मुझे रेडियो ने दिया, ब्रॉडकास्टिंग ने दिया है, और मैं अपने आप को बहुत ही समृद्ध समझता हूँ इस मामले में। ये दूसरी बात है कि मैं कंजूसी की वजह से जो समृद्धि है उसका मैं लाभ नहीं उठा पाता है, व्यक्तित्व की एक कमज़ोरी है। लेकिन सचमुच इस पूरे वातावरण ने इतना कुछ दिया है, और अब जो मैं काम कर रहा हूँ ये मुझे इतना ज़्यादा सुख देता है। जो कुछ मुझे एक शायर लुधियानवी का शेर याद आता है, जो कहा उन्होंने, इस संदर्भ में नहीं है, दुनिया ने तजुर्बा दो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वही लौटा रहा हूँ मैं। यह हवादिस नहीं है, तजुर्बे हैं और अच्छी चीज़ें हैं, जो कुछ मुझे समाज ने दिया है वही लौटा रहा हूँ मैं। और अब ऐसे वर्ग को लौटाने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमारे समाज में बड़ा उपेक्षित है, त्याज्य है, जिसकी तरफ ऐसा नहीं है कि हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन हमारा ध्यान जाता है सहानुभूति वश। क्या अच्छा, ये इसे दिखाई नहीं देता, दृष्टिहीन है। कुछ लोग तो उसे अंधा कहेंगे, अरे अंधा है बेचारा है, तो उसे कुछ दे दो। लेकिन वो एक समाज का अंग है, उसके अंदर भी भावनाएं हैं, उसकी अभिव्यक्ति है, उसके व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, ये हमें सब कुछ जो पिछले उम्र में मैंने जो कुछ सीखा अपने बुज़ुर्गों से और अपने समाज से, वो मेरे बहुत काम में आ रहा है, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। इसके बारे में कुछ बताइए हमको, ये जो दृष्टिहीन बच्चों के साथ आप कहाँ कर रहे हैं, क्या कोई संस्था है उसके साथ कर रहे हैं, ये इसके बारे में कुछ बताइए। ये भी एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जब मैं रिटायर हुआ एकेडमी से, संगीत नाटक एकेडमी से, तो मैं चाहता था कि मैं कुछ करूं, ऐसे वर्ग के साथ कुछ काम करूं जो उपेक्षित है, जिसमें प्रतिभा तो है, उसका उपयोग नहीं हो पाया है।
तो मैंने सोचा था कि मैं अनाथ और जो डेस्टिट्यूट ऐसे वर्ग के लोग हैं उनके साथ काम करूं। तो मेरे कुछ बुज़ुर्ग जो लोग थे, जिसमें कुछ लोग तो जैसे हबीब साहब या कावलम नारायण पन्नीकर जी, वो तो रहे नहीं, बाकी अशोक वाजपेयी, कमलेश दत्त त्रिपाठी, मुकुंद लाठ, रतन थियम, प्रेरणा शिमाली, ऐसे लोग मेरे साथ थे। तो मैंने अपने मन की बात बताई तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और हमने एक संस्था बनाई, नाट्यकुलम। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन्हीं सब लोगों ने मिलकर के बनाया, इसकी मीटिंग वगैरह में भी। और उसमें यही बात थी कि हम नाटक, जो भारतीय नाटक है, जो जिसके बारे में हमने अभी ज़्यादा बात नहीं की है, हम संक्षिप्त में इतना सा कि जहाँ तक भारतीय संगीत की बात है और भारतीय नृत्य की बात है, मैं शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहा हूँ, सारी दुनिया में उसने अपने पैर जमाए हुए हैं और प्रशंसा लूटी है। नाटक, भारतीय नाटक या शास्त्रीय नाटक क्या होता है वो हम नहीं जानते। पाश्चात्य नाटक हमारे, उसने इतनी अपनी जगह बना ली है कि हम उससे मुक्त नहीं हो पा रहे अभी भी। संस्कृत नाटक भी, कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपन उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामान्यतः संस्कृत नाटक भी वेस्टर्न स्टाइल में रियलिस्टिक थिएटर की तरह से किए जा रहे हैं। ये बड़ी, तो हमारा ये ख्याल था कि हम ऐसे बच्चों के साथ शास्त्रीय नाटक को शुरू करें। इसका कॉन्स्टिट्यूशन इन लोगों ने मिलकर बनाया। हबीब साहब ने कहा, भार्गव तुम थिएटर ऑफ रूट्स की बात कर रहे हो? मैंने कहा जी हाँ। तो दिल्ली में तुम्हारी रूट्स क्या हैं? एकदम मैंने कहा कि हाँ। मैंने कहा हबीब साहब आप क्या ये महसूस कर रहे हैं कि मुझे जयपुर जाना चाहिए? और क्या, तुम्हारी जहाँ जड़ें हैं, सांस्कृतिक जड़ें हैं, वहाँ जाओ, वहाँ काम करो। मैंने तय कर लिया कि दिल्ली छोड़कर मैं जयपुर जाऊँगा। वहाँ आया मैं, और मैंने जो उपेक्षित और अनाथ बच्चे थे उनके साथ काम करने की कोशिश की, और मुझे सफलता नहीं मिली और मैं निराश सा हो रहा था। ये भी एक संयोग की बात है कि जब मैं पढ़ाता था यूनिवर्सिटी में, तो बीए में एक सज्जन थे प्रकाश कोठारी। वो मेरे सेक्शन में नहीं थे, दूसरे सेक्शन में थे, और वो बहुत, उस वक्त भी बहुत पैसे वाले थे। अब तो वो अरबपति खरबपति हैं। उस वक्त वे शॉफर ड्रिवन कार में आते थे जब स्टूडेंट थे। तो वो बीए में सप्लीमेंट्री आ गए हिंदी में। तो मेरे पास आए, उन्होंने मित्रों से पूछा होगा, मित्रों ने कहा कि भार्गव अगर हाँ कर दे तो बहुत अच्छी बात है, तलाश कर लो। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम ये है। मैंने कहा मैं जानता हूँ, मैं सप्लीमेंट्री आ गया हूँ। मैंने कहा अच्छा, क्या आप मुझे पढ़ा देंगे? मैंने कहा हाँ, यही अपना काम है, पढ़ा देंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं कितने बजे आपके घर पे गाड़ी भेजूँ? मैंने कहा मेरी 2 शर्तें हैं भैया। पहली बात तो अगर आपको पढ़ना है तो आपको मेरे घर आना होगा, मैं आपके घर नहीं आऊँगा। और दूसरी बात ये कि पढ़ाने के लिए मुझे यूनिवर्सिटी पैसे देती है, तो पैसे की बात मत करना। उन्हें लगा ये तो बड़ा विचित्र है आदमी। उन्होंने अपने घर के लोगों से कहा, तो उनके सब लोगों ने कहा होगा कि हाँ ये गलत आदमी नहीं है, सही है। तो आते थे और पढ़ते थे। मेरा जयपुर में पुरानी आमेर रोड पर घर है, वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। मैंने सबसे पहले उनसे पूछा कि तो सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या लगता है? उन्होंने कहा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का क्या? ध्रुव स्वामिनी। तो नाटक तो मेरी पहली चॉइस थी, तो मैंने ध्रुव स्वामिनी ने पढ़ाना शुरू किया। और इस तरह पढ़ाना शुरू किया जैसे हम जब नाटक, मान लो जो मुझे ध्रुव स्वामिनी करना है, तो मैं जैसे अपने जो एक्टर्स हैं उनके साथ जो बात करता हूँ उस तरह से, तो उनको बहुत जल्दी समझ में आया। फिर उन्हें लगा कि अरे तो हिंदी इतनी शायद मुश्किल नहीं है। फिर और चीज़ें, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए और मेरे उनके संबंध बहुत अच्छे, यानी इतना ज़्यादा कि कोई भी उनका प्रोग्राम होता था तो मैं अब लंदन में भी था तो वो इनविटेशन कार्ड मेरे आते था। यहाँ जब मैं जयपुर में आकर के मैंने शुरू किया हबीब साहब के कहने से, तो
एक दिन मुझे उनका मनोहार पत्रिका जो शादी से, उनकी बेटी की शादी से करीब 2-2.5 महीना पहले उन्होंने भिजवाई, तो वो दिल्ली के इस घर के पते से भिजवाई। मेरी पत्नी ने बतलाया कि प्रकाश जी का कार्ड आया है, तो मैंने उन्हें टेलीफ़ोन किया कि मैं अब तक के आपके इतने कार्यक्रम हुए मैं अटेंड नहीं कर पाया, आपकी बेटी की शादी में ज़रूर अटेंड करूँगा, मैं जयपुर आ गया हूँ। जयपुर कहाँ? मैंने बताया वहाँ बालाजी के पास, उसके पास ही उनका जो घर है जहाँ मैं आजकल हूँ, मैं नज़दीक था। तो उन्होंने डिटेल्स ली और ख़ुद आ गए, और दूसरे दिन जिस बेटी की शादी थी उस बेटी को लेके आ गए। फिर बहुत ही अच्छे संबंध। उन्होंने आग्रह किया कि आप कहाँ किराए की जगह लेकर के और यह इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, मेरे पास जगह, आप यहाँ आ जाइए। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ डेस्टिट्यूट बच्चों के साथ काम कर रहा था, और जब निराश हो गया तो मैंने एक बार कहा कि मैं सफलता नहीं मिल रही है, मैं जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, गुरुजी, वो गुरुजी अभी भी गुरुजी कहते हैं, गुरुजी आप नेत्रहीन बच्चों के साथ काम करना पसंद करेंगे? मैंने कहा, नेत्रहीन बच्चों के साथ मैं तो नाटक करना चाहता हूँ, और नेत्रहीन बच्चों के साथ नाटक कैसे करूँगा, क्योंकि नाटक तो दृश्य काव्य कहलाता है कि देखने की जगह तो देख नहीं सकते, तो अगर आप करना चाहें तो देखें। मेरे साथ मेरे एक शिष्य अशोक बाठिया, वो फिल्मों में चले गए बम्बई, तो वो थे। मैंने अशोक से कहा कि अशोक ये प्रस्ताव है, तो उन्होंने कहा, भारत जी नुकसान क्या है, देखते हैं। तो हम गए वहाँ, गनगौरी बाज़ार में अभी वो संस्था है वहाँ। तो बच्चे तो बात ही नहीं करते, उनको तो दया दिखलाने वाले लोग, किसी के बर्थडे है, किसी का कुछ है, तो आओ आओ लाइन लगा करके ले, बिस्किट ले लो, टॉफ़ी ले लो, ऐसा कर लो। और कुछ बच्चों को देखा कि उनके मन में तो ज़बरदस्त ऐसे लोगों के प्रति नफ़रत है। उन्होंने हमें भी यही समझा कि हमने उनके साथ बातचीत इस तरह से चुटकुले सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, उसका कुछ विशेष प्रभाव नहीं। तो हमने ऐसी कुछ कहानियाँ जो दूसरा जो समाज है, हमने देखा वो उपेक्षित भाव है उनमें, और जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनके मन की भाव, वहाँ पर से हमने कुछ कहानियाँ, चुटकुले गढ़ने शुरू किए। एक बच्चा, एक आदमी आया कि अरे लो लो लो, मेरे बेटी का आज बर्थडे है, तुम्हारे लिए केक लाया हूँ, तुम्हारे ये लिए। और बच्चा सोच रहा है कि ये समझ क्या रहा है, बेटे के बर्थडे है तो हमें भीख दे रहा है क्या? तो बच्चा कह रहा है नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। लेकिन फिर उसे लग रहा है कि अरे ना कर देगा तो कहीं डांट नहीं पड़े, तो चुपचाप रहता है। ऐसे ऐसे लोग आज, अब जब हमने उनके मन की बातें करनी शुरू की तो खुलने लगे। फिर हमने कुछ कहानियाँ सुनाई। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह, उसमें एक हामिद की कहानी है, वो दादी, उसके माँ बाप नहीं है, दादी है, ईदगाह, ईद के मौके पे ईदी 3 पैसे देती है और 3 पैसे से अम्मा के लिए, दादी के लिए चिमटा ख़रीद लेता है, अपने लिए कुछ नहीं करता। बहुत मार्मिक, बहुत ही अच्छी कहानी है। हमने कहानी सुनाई, बच्चों को बहुत ही अच्छी लगी। उसका एडेप्टेशन वहाँ पर भी रेडियो काम में आया, क्योंकि वो ध्वनि महत्वपूर्ण है, तो हमने एडेप्टेशन किया और बच्चों के साथ मिल करके हम नाटक करना शुरू किया। बहुत ही मनोरंजक, धीरे धीरे बच्चे खुलने लगे। वो जब नाटक हुआ तो चमत्कार हो गया। एक सज्जन जो प्रकाश कोठारी हैं, उनके सबसे बड़े भाई, वो नाटक ख़त्म होने के बाद, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आइए स्टेज पे, मैं इन बच्चों को 1 लाख रुपए देना चाहता हूँ। और बच्चे तो गदगद। मैंने जिनके साथ काम किया था, राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ, उनके बच्चों के साथ, उस वक्त मेरे पास बच्चे नहीं थे, उनको बुलाया और उनसे कहा कि चेक दीजिए, और बहुत प्रशंसा हुई। कुछ बच्चों ने कहा हमसे कि हम आपके साथ रह करके काम करना चाहते हैं, आप हमें ले चलिए। प्रकाश जी तो बहुत ही खुश हुए।
तो वहाँ हम बच्चे आ गए हमारे साथ। हमने 3 नाटक किए हैं अब तक जश्न ईद के अलावा। ये ईदगाह का हमने जश्न ईद किया था, एक अनंत की आँखें, एक नेत्रहीन बच्चा वो एक सफल चित्रकार बनता है। ये बड़ी दुरूह कहानियाँ हैं, इसकी बड़ी प्रशंसा हुई। और तीसरा जो आजकल हम चल रहा है अभी 18 नवंबर को पिछले दिनों उसका फिर रिपीट शो हुआ, नंदन का था। नंदन एक जन्मांत बच्चा है। अब हमारा एक ऐसा ग्रुप बन गया है, बच्चे वहीं रहते हैं, मैं उनको वहाँ ब्रेल में शिक्षा लेते हैं और सारे खर्चे वगैरह हम उठाते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते। मुझे जो पेंशन मिलती है और उन्होंने जगह हमें फ्री दे रखी है, तो हमें कोई कष्ट नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से हम चला रहे हैं। और मेरे जीवन का अब सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जितनी भी उम्र मुझे भगवान ने दी है, मैं नेत्रहीन बच्चों के साथ नाटक करता रहूं, क्योंकि ये एक दुर्लभ चीज़ है, नेत्रहीन बच्चों के साथ नाटक करना। और ईश्वर ने मुझे थोड़ी सफलता दी है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छा काम मेरे जीवन में यही है, जो अगर मैं करता रहा तो मेरा जन्म सार्थक हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया भारत रत्न भार्गव जी, आपने हमारे लिए इतना समय दिया और इतनी सारी बातें हम लोग कर पाए, आपका अनुभव हमारे दर्शकों तक पहुंच पाया। हम लोग करीब करीब अब बातचीत के आखिरी हिस्से पे पहुंच गए हैं। कोई ऐसी बात जो आप फिर भी कहना चाहते थे और वो सवाल मैंने नहीं पूछा है तो आप कह सकते हैं? हाँ, इस बात का सवाल नहीं हो सकता, क्योंकि ये अनुभव की बात है। मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। मुझे लगता है मेरे जीवन में सामान्यतः हमारे माता पिता और रिश्तेदार वर्ग तो बहुत ही मदद करते हैं, लेकिन मेरे जीवन में मुझ पर ऐसे ऐसे लोगों ने उपकार किए हैं जिनसे मेरा कोई रक्त संबंध नहीं था, रिश्तेदार नहीं थे। मैं नौकरी कर रहा था या नौकरी नहीं भी कर रहा था, आगे बढ़ कर के उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, मेरी गलतियों को माफ़ करके मुझे आगे बढ़ाया। मैं इतना ज़्यादा उन्होंने जो कुछ दिया है, उनके ऋण से इतना ज़्यादा भार युक्त महसूस करता हूँ। और अब जो मैं काम कर रहा हूँ, उस भार को कम करने के लिए उन बच्चों के साथ मैं काम कर रहा हूँ जो मेरे सगे रिश्तेदार नहीं हैं, रक्त संबंध नहीं है, नेत्रहीन है, समाज का एक उपेक्षित सा समझा जाने वाला वर्ग है। जब मैं उनकी आंखों में खुशी देखता हूँ, उनकी नेत्रहीन आंखों में खुशी देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद मैं इससे ज़्यादा अच्छा काम अपने जीवन में और कोई नहीं कर सकता। और ईश्वर ने उम्र के इस मोड़ पर मुझे एक सही जगह ला करके खड़ा कर दिया है। और मैं प्रार्थना करता हूँ आप जैसे लोगों की शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना कि मुझे इसमें सफलता दे। तो हम अपने दर्शकों की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं देते हैं कि ये खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में इसी तरह बनी रहें। बहुत बहुत शुक्रिया भारत रत्न जी। बहुत बहुत धन्यवाद। गुफ्तगू में आज हमारे साथ ये थे भारत रत्न भार्गव, जो कि एक मशहूर नाटककार, ब्रॉडकास्टर और लेखक हैं। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के आज के इस एपिसोड के बारे में तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर।